नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध किस प्रकार का है पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। अतः मानव के राजनीतिक एवं आर्थिक पक्ष का अध्ययन करने वाले विषयों का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। दोनों का समान उद्देश्य है मानव कल्याण करना। राजनीतिक और आर्थिक कल्याण मानव कल्याण के अंतर्गत ही आता है। तो अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन क्या है। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से प्रभावित करता है, जिसमें पहला आता है राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रहा है। राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रहा है। मानव समूह द्वारा कृषि को जीवन यापन के प्रमुख साधन के रूप में अपना लेने पर ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना हुई और वर्तमान विशाल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मूल कारण भी आर्थिक गतिविधियां ही रही हैं। यानी मानव ने जब से कृषि को एक साधन के रूप में अपनाया, तब से वो समूह के रूप में रहना उसने प्रारंभ किया और उससे सामाजिक रिश्ते बने, परिवार बने और एक समाज का एक तरह से विकास हुआ और धीरे धीरे राज्य रूपी राजनीतिक संस्थाओं का भी उदय एवं विकास हुआ। और वर्तमान जो राष्ट्रीय राज्य हैं, बड़े विशालकाय जो राज्य हैं, उनमें भी आर्थिक गतिविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। प्रमुख राजवैज्ञानिक कार्ल मार्क्स कहते हैं, किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। और आर्थिक विचारक क्या कहें तो कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण साम्यवादी विचारक माने जाते हैं। उनका मानना है कि संपूर्ण जो सामाजिक परिवर्तन है वह आर्थिक परिस्थितियों की वजह से ही होता है। संपूर्ण परिवर्तन ही आर्थिक परिस्थितियों से होता है। आज के युग में भी आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप को परिवर्तित करती रहती हैं, उनकी नीतियों को परिवर्तित करती रहती हैं। तो अर्थशास्त्र का राजनीति विज्ञान को देन में पहला पढ़ लिया। दूसरा है राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर है। राज्य की जो नीतियां रही है विश्व में, वह भी आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर रही है। समय समय पर राज्य द्वारा अपनाई गई नीति आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रही हैं। समय समय पर राज्य द्वारा अपनाई गई नीतियां आर्थिक अवस्था का परिणाम रही हैं। 18वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के इन देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को अपनाया। यानी 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप के देशों में, ब्रिटेन में, उससे अत्यधिक उत्पादन हुआ और उत्पादन का परिणाम यह हुआ कि इन राष्ट्रों को बाजार ढूंढने की आवश्यकता हुई और इन्होंने नए नए व्यापारिक केंद्र के रूप में राष्ट्रों को ढूंढा और वहाँ फिर धीरे धीरे पहले इकोनॉमिक जो है इनकी प्रभुत्व इनका स्थापित हुआ और धीरे धीरे राजनीतिक वर्चस्व इनका कायम हुआ और साम्राज्य जो है इन राष्ट्रों का उन देशों में उत्पन्न हुआ। और साम्राज्यवाद की प्रणाली जो है विश्व में देखने को मिली। बड़े बड़े साम्राज्य ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ के स्थापित हुए
उसका कारण मुख्य तौर पे था कि इन राष्ट्रों में अत्यधिक उत्पादन था और जनसंख्या इन यूरोपियन कंट्रीज़ की कम थी। तो उत्पादन को बेचने के लिए इन्हें व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता थी और व्यापारिक केंद्रों के साथ साथ इन राष्ट्रों ने फिर कॉलोनीज स्थापित की, उपनिवेश स्थापित किए और साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को बल मिला। तो राज्य की नीति जो है आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रही है। तीसरा आता है राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप रही हैं। राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप रही हैं। इटली में 1922 में मुसोलिनी की सत्ता और 1930 में जर्मनी में हिटलर की सत्ता की स्थापना का कारण दोनों देशों की आर्थिक परिस्थितियां रही हैं। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्यवाद जैसी अवधारणाओं का उदय भी आर्थिक कारणों से हुआ। 1922 में मुसोलिनी और 1930 में हिटलर की जो जर्मनी में सत्ता स्थापित हुई, उसके पीछे की स्थितियां रही इटली और जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो आर्थिक दशा हो गई, आर्थिक पिछड़ापन उन राष्ट्रों में हो गया, आर्थिक दुर्गति उन राष्ट्रों की जो प्रथम विश्व युद्ध की वर्साय संधि की वजह से हुई। तो इन तानाशाहों को मौका मिला उन राष्ट्रों में अपनी सत्ता स्थापित करने का और ये एक तरह से तानाशाही, एक नई तरह की तानाशाही विश्व में कायम हुई। नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ और उसी का परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है इन राष्ट्रों ने ही आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, उसको प्रारंभ करने में अपना पूरा योगदान दिया। तो संपूर्ण विश्व की व्यवस्था जो है इससे परिवर्तित हुई, दूसरा विश्व युद्ध तक प्रारंभ हुआ। तो कहने का तात्पर्य है जिन राष्ट्रों की आर्थिक अवस्था कमज़ोर हो जाती है उनमें तानाशाही स्थापित होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं और इसी प्रकार से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्यवाद जैसी अवधारणाओं का उदय भी आर्थिक कारणों से हुआ है। तो आर्थिक कारण जो है राजनीतिक भूचाल लाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। राजनीतिक उथल पुथल लाने में, राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण में और राजनीतिक शासन स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमेशा से ही आर्थिक कारणों ने किया है। और कार्ल मार्क्स तो संपूर्ण सत्ता में परिवर्तन या संपूर्ण सिस्टम में जो परिवर्तन आता है उसके पीछे आर्थिक कारण ही होते हैं, ऐसा मानते हैं। अब पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन क्या है। अर्थव्यवस्था, राजनीति विज्ञान भी अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है, देता है। पहला आता है अर्थव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर निर्भर होती है। आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है। अर्थव्यवस्था होती है वह प्रशासनिक स्तर पर निर्भर होती है। यदि प्रशासन ईमानदार है, कर्तव्यपरायण है, निष्पक्ष और स्वच्छ प्रशासन है तो निश्चित तौर पे उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अग्रणी रहेगी। तो अर्थव्यवस्था सिर्फ नीति निर्माण पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रशासन, उस नीति को जो लागू करने वाली संस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, वह स्वच्छ और दृढ़ और कर्तव्यनिष्ठ होगी तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था भी शक्तिशाली होगी। दूसरा आता है अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों पर निर्भर। अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों पर निर्भर करती है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन, करारोपण, विदेशी मुद्रा, आयात तथा निर्यात और उद्योगों की स्थापना शासन व्यवस्था द्वारा अपनाई गई नीतियों पर ही निर्भर करती है। यानी जैसी नीति होगी राष्ट्र की वैसी ही अर्थव्यवस्था होगी। यदि आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण है, खुलापन है, तब मूल्यों का निर्धारण है, आयात निर्यात है, उपभोग वितरण है, वे सभी
खुलेपन की नीति को प्रदर्शित करेंगे और उनमें उदारता होगी। लेकिन यदि राष्ट्र की नीति नियंत्रित है, समाजवादी या साम्यवादी अवधारणा पर आधारित है, केंद्रीकरण को बल देती है, उस अवस्था में उद्योग, उत्पादन, करारोपण, आयात निर्यात सभी जो है राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित होंगे। तो जैसी राजकीय नीति होगी वैसी ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था होगी। खुली या बंद अर्थव्यवस्था जो है राजकीय नीतियों पर ही निर्भर करती है। जैसे साम्यवादी राष्ट्रों में बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी और जो पूंजीवादी राष्ट्र रहे हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र रहे, उनकी अर्थव्यवस्था उदारीकरण और खुलेपन में विश्वास करने वाली रही है। बाहरी पूंजी को आमंत्रित करना उनका उद्देश्य रहा होता है और खुले व्यापार में वो भरोसा करते रहे हैं। तो जैसी नीति होती है वैसी अर्थव्यवस्था हो जाती है। तीसरा आता है राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र पर प्रभाव में है युद्ध का प्रभाव। युद्ध एक राजनीतिक और सैनिक गतिविधि है और इस राजनीतिक गतिविधि का अर्थव्यवस्था पर हमेशा ही बुरा प्रभाव पड़ता रहा है। विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो, द्वितीय विश्व युद्ध या राष्ट्रों के मध्य, चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत चीन हो, राष्ट्रों के मध्य आपसी युद्ध हुए हों, उन सब का नकारात्मक प्रभाव ही अर्थव्यवस्था पर पड़ता रहा है। अर्थव्यवस्थाएं विकास में पिछड़ जाती हैं, रोजगार के साधन कम हो जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय खत्म हो जाती है, मानव संसाधन जो है उनमें गिरावट आती है। हर दृष्टि से विकास में जो है बाधा उत्पन्न की जाती है और युद्ध की वजह से हथियारों की दौड़ जो है उसको गति मिलती है और जो संसाधन आर्थिक विकास में लगाए जाने होते हैं उनको हथियारों में लगाना पड़ता है। मानव और आर्थिक साधनों दोनों दृष्टि से युद्ध की वजह से नुकसान होता है। तो अर्थव्यवस्थाएं, विश्व और राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ जाती हैं जब वे युद्ध का सामना करती हैं। तो राजनीतिक गतिविधि के रूप में युद्ध होता है, राजनीतिक निर्णय से युद्ध होते हैं, सैनिक निर्णय से युद्ध होते हैं और उसका प्रभाव अर्थव्यवस्थाओं को झेलना पड़ता है। तो ये है राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन। इस तरह से अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस देश की नीति जैसी होगी अर्थव्यवस्था भी वैसी होने की संभावना रहती है और मानव की आर्थिक गतिविधियां हमेशा ही उसकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते रही हैं। ऐसे ही किसी भी राष्ट्र की आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक हालात उसको राजनीतिक दृष्टि से मजबूत या कमजोर बनाता रहा है। ये पहले भी सही था, आज भी सत्य है। धन्यवाद।